नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। दिल्ली की बदनाम यूनिवर्सिटी जेएनयू, जहां से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगे, ऐसी देश तोड़ने वाली राजनीति करने वाले जेएनयू के छात्र संगठन ने एक बार फिर वो हरकत की है जिससे न केवल पूरा देश शर्मसार है बल्कि विश्व में भारत की छवि खराब करने का प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो चुका है। बीबीसी की जिस डॉक्यूमेंट्री मोदी द क्वेश्चन पर बैन लगाया गया है उसे जानबूझकर यूनिवर्सिटी कैंपस में दिखाने की कुचेष्टा हुई, उसके बाद वही हुआ जिसकी संभावना थी। जमकर पथराव हुआ, राष्ट्रवादी संगठनों की ओर से इसका विरोध किया गया। इस तरह से लेफ्ट और राइट का यह झगड़ा पूरे देश ने देखा। यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसे क्या कारण थे जो जेएनयू की छात्र राजनीति पर हावी लेफ्ट विंग के संगठनों को ऐसी हरकत करनी पड़ रही है जिससे हमारे देश के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाया जा रहा हो। इससे न केवल नरेंद्र मोदी बल्कि पूरे देश का मान गिर रहा है। 2002 के जिस गुजरात दंगे को सुप्रीम कोर्ट ने भी साजिश मानने से इनकार कर दिया था, उस समय के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। बावजूद इसके 17 जनवरी को इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पहला एपिसोड जारी किया गया। इसका 24 तारीख को एपिसोड के दूसरे भाग को जेएनयू कैंपस में दिखाने की कुचेष्टा की गई। जेएनयू की तरह जामिया मिलिया इस्लामिया में भी वही सब हुआ जिसके लिए जेएनयू में इतना हंगामा मचा। इसे लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। यहां तक ब्रिटेन के राष्ट्रपति ऋषि सुनक को भी सफाई देनी पड़ी। इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर हमारे देश में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने इस पर कुछ कहा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आई। आप इन दोनों बयानों को ध्यान से सुनिए। If you read Bhagavad Gita or you read the Upanishads, you will see in it it's written that the truth cannot be hidden. The truth always comes out. You can control the institutions, you can use CBI, ED, all this stuff. भारत सरकार ने फैसला लिया है, वो सोच समझ के लिया होगा। जो देश के खिलाफ प्रधानमंत्री जी इतनी ग्रेट शख्सियत है, वो अपने बारे में तो बर्दाश्त कर लेते हैं, जैसा भी कोई बोले, जैसा जैसा किसी का ज़हन है, ख्याल है, लेकिन देश को जो कोई नीचे दिखाने वाला कोई भी मूवी है या व्हाटएवर जो भी है या कोई डॉक्यूमेंट्री है उस पे बैन लगा तो उसके मस्ट बी देयर इज सॉलिड। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का समर्थन करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटोनी के बेटे अनिल एंटोनी ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देते हुए यह बयान दिया है कि कांग्रेस ने मुझे ट्वीट डिलीट करने को कहा था लेकिन मैंने इनकार कर दिया। क्या चाटुकारिता ही योग्यता का मापदंड बन गई है? यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अनिल एंटोनी ने 24 जनवरी को एक ट्वीट करते हुए यह भी लिखा था कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की भारत की संप्रभुता को कमजोर करने वाली है। कांग्रेस नेता ए.के. एंटोनी के बेटे का इस तरह से इस्तीफा देना और जिन विषयों को उन्होंने रखा वह कोई मामूली बात नहीं है। जिन शब्दों को लिखा उस पर भी हमें गौर करना चाहिए कि भारत की संप्रभुता को कमजोर करने वाली डॉक्यूमेंट्री का किस तरह से पुरजोर विरोध होना चाहिए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री है और हमारे देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध कोई विदेशी ताकत इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाए और हमारे देश में जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ कथित स्टूडेंट उस प्रोपेगेंडा का समर्थन करें, तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में किस तरह से देश विरोधी गतिविधियां चल रही है, किस तरह से शाहीन बाग तैयार किया गया था, किस तरह से टूल किट तैयार हो रहा है, किस तरह से आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे ऐसी ताकतें तैयार हो रही है जो नरेंद्र मोदी के राजनीतिक विरोध के साथ साथ देश के विरोध में खड़ी नजर आ रही है। ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले पाकिस्तान के मंत्री बिलावल भुट्टो ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ अपशब्द कहे थे। जब छत्तीसगढ़ जहां कांग्रेस का शासन है, यहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पीएम नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था और पाकिस्तान के कुत्सित प्रयास के विरुद्ध कड़ी भर्त्सना की थी। बिलावल भुट्टो बच्चा है और वो जो बयान दिए उसकी निंदा करता हूँ।
और देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार से कोई बोले तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसके कड़ा प्रतिवाद ही नहीं, उसका करारा जवाब भी दिया जाना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई दूसरे देश के कोई राजनेता किस प्रकार से इस प्रकार की भाषा कैसे प्रयोग कर सकता है? और इसके लिए चाहे राजनीतिक हो चाहे वो कूटनीतिक हो, इसका जवाब दिया जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के साथ हम सब खड़े हैं। इससे यह संदेश निकल कर आता है कि हमारे देश में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई उसके बाद जिस तरह की राजनीति अब हो रही है, इससे देश कहां जा रहा है। हमारे और आपके बीच आज भी ऐसी ताकतें हैं। सोशल मीडिया का दौर है और आपने देखा होगा कुछ ऐसी बातें लगातार लिखी जा रही है जिससे देश का मान कमजोर होता है, देश की सेना का मनोबल टूटता है। अभी हाल में ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने वैचारिक मतभेद के चलते जिस तरह से सेना का मनोबल नीचे गिराने वाला स्टेटमेंट दिया था, हालांकि उससे कांग्रेस ने बाद में पल्ला झाड़ दिया। यहां तक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी दिग्विजय सिंह के इस बयान से किनारा कर लिया था। इस उदाहरण से जाहिर होता है कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हमारे देश में आज भी गली गली किस तरह दिग्विजय सिंह वाली मानसिकता है, किस तरह जेएनयू वाली मानसिकता है, जो देश के खिलाफ काम करते हैं, देश के विरुद्ध आवाज उठाते हैं और देश को बदनाम करने वाली ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का समर्थन करते हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री मोदी द क्वेश्चन के दूसरे एपिसोड का लिंक तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने शेयर करते हुए लोगों को इसे अधिक से अधिक देखने के लिए प्रेरित किया। क्या महुआ मोइत्रा या ऐसे ही उसकी मानसिकता वाले लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी ऊपर हो गए हैं? क्या खुद को वो कानून से ऊपर समझते हैं जो देश को इस तरह से बदनाम करने में लगे हैं? आपका विरोध किसी व्यक्ति से हो सकता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और देश की संप्रभुता के विरुद्ध कोई उंगली उठाए तो हम और आप भला कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ऐसे लोगों का क्या किया जाए यह आप खुद निर्णय ले सकते हैं। इसका पुरजोर विरोध तो होना ही चाहिए। यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही कोई कैंपेनिंग चला सकते हैं। ऐसे लोगों को आईना दिखाइए जो देश के प्रधान के विरुद्ध इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं, झूठ का रायता फैलाते हैं, जो कभी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सबूत मांगते हैं, जो कभी देश के प्रधानमंत्री को सामूहिक नरसंहार का दोषी साबित करने की कोशिश करते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है 2002 के गुजरात दंगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी गठित की थी। इस एसआईटी गठन के दौरान केंद्र में नरेंद्र मोदी के विपरीत विचारधारा वाली यूपीए की सरकार थी। तब तमाम तरह की जांच हुई, यहाँ तक उनके मुख्यमंत्री रहते घंटों तक उनसे पूछताछ की गई, तमाम तरह के दलीलें दी गई, कई सबूत पेश किए गए। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों ने क्लीन चिट दे दी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया उसे बीबीसी कैसे गलत ठहरा सकता है? क्या बीबीसी भारत के सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गया? यह प्रश्न मैं आज इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ रख रहा हूं क्योंकि यहाँ सवाल हमारे देश की अस्मिता और सम्मान का है। निर्णय आपको लेना है। कमेंट सेक्शन में जाकर इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। राष्ट्रबोध के माध्यम से मैं आगे जल्द ही आपसे मिलूंगा। नमस्कार।